तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एसबीआई पीओ 2022 एग्जामिनेशन के लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स। काफी कुछ सच कहने जा रहा हूं और बहुत ही कड़वे कड़वे सच आपको आईना दिखाने जा रहा हूं, तो थोड़ा अगर बुरा लगे तो लगना भी चाहिए ताकि आग अंदर से निकले और ये पेपर आपका अच्छा हो जाए। सबसे पहला पॉइंट, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि सर सीजन का लास्ट एग्जामिनेशन है, अगर ये भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ ना सर तो अगले साल के लिए मोटिवेशन ही खराब हो जाएगा, मोटिवेशन ही कम हो जाएगा, अगले साल और तैयारी करने का मन ही नहीं करेगा। मैंने कहा प्री क्लियर करना सब कुछ नहीं होता, सेटिस्फेक्शन एक अलग चीज होता है। सर ये सेटिस्फेक्शन क्या है? कई बार आपने ये देखा होगा कि आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो एज कंपेयर टू अदर मॉक टेस्ट काफी कम रहते हैं, लेकिन आप में एक अलग सा सेटिस्फेक्शन होगा कि भाई साहब एक गजब का डीआई आया था लेकिन मैंने उसको रियल टाइम में सॉल्व कर दिया, एक गजब का पजल आया था मैं उसको थोड़ा फंसा लेकिन मैं उसमें से निकल गया और सॉल्व कर दिया। मतलब वो एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है। तो आपको बस इस एग्जामिनेशन में इतना टारगेट करने जाना है कि मैंने जितना एफर्ट्स जितना मेहनत इस पेपर के लिए किया है वो सब अपना मैं बेस्ट दे पाऊं और इस पेपर के बाद मुझे कोई रिग्रेट ना हो कि मैं ये कर पाता वो कर पाता। मतलब एक सेटिस्फाइड आपको परफॉर्मेंस देना है इस पेपर में। अगर आप इतना भी दे दिए ना तो सर हम हमारा रोल प्ले कर दिए, अब आगे जो होगा उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। यही चीज आपको काफी मोटिवेट करेगा आगे आने वाले एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। और आगे आने वाले प्रिपरेशन के लिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ही देना है ना तो उसके लिए जो जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना उनको मैंने आपके सामने रख लिया है और इन पॉइंट्स को आपको कैसे टैकल करना है उसको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले बहुत से बच्चे ये सोच के जाते हैं कि मैं सारे के सारे आंकड़े बहुत से वीडियोस मैंने देख लिए, इस साल का सेफ अटेम्प्ट यही होने वाला है, मैं तो इतना टारगेट लेके गया हूं, इतना तो मुझे करना है। ये कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप टारगेट को ऐसा रखते हो जिससे ऊपर आप जा पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्वांट में टारगेट रखा है 20 क्योंकि आपका क्वांट वीक है, तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग स्पीड मैथ से किया। स्पीड मैथ के तो 12 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, आपने 12 मार्क उड़ा दिया सपोज, और उसके लिए हार्डली कितना लगेगा, आप जितने भी स्लो 6 से 7 मिनट या 7 से 8 मिनट। अब 12 क्वेश्चन 8 मिनट में हो गया, अब आपका दिमाग वहां कहेगा अरे मैंने तो 12 क्वेश्चन 8 मिनट में उड़ा दिया, अब 12 मिनट है सिर्फ 8 ही क्वेश्चन है क्योंकि आपका टारगेट 20 है ना, ये तो हो ही जाएगा। तो आप बड़े कैजुअली होकर सिर्फ आपका मिनिमल टारगेट को लेकर चलोगे, जबकि सोचो कितने और ज्यादा क्वेश्चंस हो पाते उस टाइम पे। लॉस हुआ या नहीं? क्यों? क्योंकि आपने जितना सोचा था उससे आप थोड़े आगे कुछ टाइम के लिए निकल गए थे और अंत में आप वही 20-21 के आंकड़े पे रहोगे, आप उसको ज्यादा बीट नहीं कर पाओगे। और दूसरा प्रॉब्लम जो है, अगर आपने जो टारगेट लिया है उससे अगर आप कम स्कोर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने टारगेट लिया था कि रीजनिंग आपका स्ट्रेंथ है 30 का टारगेट, स्टार्टिंग में आपने क्या किया, आपका स्ट्रेंथ है ना, पजल पकड़ लिया क्योंकि आपसे तो सब बन जाते हैं। जब आपने पजल पकड़ा तो पहले पजल में अटक गए या दूसरे पजल में अटक गए, कोई एक पजल में अटकने के कारण आपका 3 से 4 या 5 मिनट वेस्ट हो चुका है। अब आपके सामने 30 का आंकड़ा धुंधला नजर आ रहा है कि नहीं भाई 30 तो अटेनेबल नहीं है। और उस टाइम पे जब वो आपका सिस्टम बिगड़ेगा ना, क्योंकि आपने तो घर से प्लानिंग किया था कि रीजनिंग 30 लाऊंगा, तो वो जो सिस्टम बिगड़ेगा और वो पेपर को बचाने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं है दूसरा, वो पेपर तबाह हो गया, खत्म। तो ये चीज प्रॉब्लम होता है जब आप घर से कोई स्कोर लेके जाते हो सोच के। सबसे बेस्ट तरीका, पेपर का लेवल के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं, पैटर्न तो नहीं, क्वेश्चंस के बारे में कोई आइडिया नहीं, कुछ आइडिया नहीं, मैं सीधा पेपर देखूंगा, जो मुझे आ रहा है मैं अपना बेस्ट दूंगा, खत्म कहानी। उससे ज्यादा मुझे कुछ सोचना नहीं है, पहला चीज क्या है। दूसरा चीज, इसके साथ कंपैरिजन, मतलब क्यों? क्योंकि लास्ट जो हमने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया था वो हमने दिया था एसबीआई क्लर्क का, और उस टाइम पे जब हम एग्जामिनेशन हॉल से निकले, जिस भी दोस्त को पूछे कोई बोला 85, कोई बोला 90, कोई बोला 88, कोई बोला 82, 84, तो हमारे दिमाग में वही नंबर्स घूम रहे हैं कि इस पेपर में कैसे 80 कर दूं, कैसे 80 कर दूं, कैसे 80 कर दूं। नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लरिकल पेपर नहीं, ये पीओ का पेपर है, इसका औकात ज्यादा है, 1.5 टाइम्स to 2 टाइम्स लेवल रहेगा एसबीआई क्लर्क के कंपैरिजन में, तो इतना स्कोर अटेंड करना शायद ही पॉसिबल होगा सबके लिए। तो यहां पे आपके अटेम्प्ट्स डेफिनेटली डिक्रीज करेंगे एज कंपेयर टू एसबीआई क्लर्क, तो प्लीज इसके साथ तो कभी कंपैरिजन मत ही करना, जो देना अपना बेस्ट देना। अगर इस पेपर से काफी कम से भी इसका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो किया जा सके? हाँ सर। और उसके क्या क्या एडवांटेज मैं आपको निकाल के दे रहा हूं कि अगर जैसे कि यहां पे लिखा है व्हाट टू डू इफ वी गेट स्टक इन ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में अगर हम स्टक होंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहला, क्या हम स्टक होंगे? यस। क्या हम स्टक होंगे? यस सर। ये क्या नेगेटिव चीज बोल रहे हो? नहीं बोलो ना, नहीं हमें स्टक नहीं होना। अरे कैसे नहीं होगे? वो क्वेश्चन इस तरह का सेट करके आया होगा, एक ना एक पजल तो ऐसा आया होगा, अगर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश किया, थोड़ा सा उसमें क्या कुछ कर दिया, मिस हो गया, वो आप रह जाओगे बीच में, गारंटी। वो ऐसा सेट करके देता है एग्जामिनर, तो उसमें स्टक होना मतलब 99.99% स्टक होंगे ही होंगे। लेकिन सिलेक्शन वही ले लेगा जो इंस्टेंट उससे निकल गया और वापस आ जाएगा ट्रैक पे कि नहीं भाई ये वो सवाल था जहां पे सब अटके होंगे,
बाकी लोग अटक के अभी मतलब शोक मना रहे होंगे, मुझे आगे जाना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप प्री क्लियर करने के योग्य हैं, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं आपको, अगर आप एग्जामिनेशन क्लियर करने के योग्य खुद को समझते हैं, तो आप अगर स्टक हुए हैं तो आपके कंपटीटर्स जितने उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने वाले सब उसमें स्टक हुए ही हुए होंगे, ये गारंटी है। क्योंकि आप डिजर्विंग हो ना, तो आपके साथ पूरा मास जो डिजर्विंग है वो सब स्टक हुए होंगे, क्योंकि सब आपके लेवल के हैं। तो ये कभी मत सोचिएगा कि मैं अकेला स्टक हुआ, बहुत से लोग स्टक हुए। अब मैटर करता है कितना जल्दी आप इससे निकलते हो। तुरंत स्किप करो और जाओ। यहां से निकल पाना आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने टाइम इन्वेस्ट किया होता है, और टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आपका मन में एक छोटा सा लालच, इसमें सर और 20% का समय दे दूं ना, मार्क आ जाएगा, 1 मार्क आ जाएगा सर, इस अरिथमेटिक में मैं अटका हुआ ना सर, यही बस रेशो टूट जाए ना, मार्क आ जाएगा। तो यही लालच आपको जाने नहीं देता। मैं कह रहा हूं जाओ, मैं कह रहा हूं एक काम करके जाओ, मार्क फॉर रिव्यू करके जाओ। क्या करके जाओ? मार्क फॉर रिव्यू करके जाओ, ताकि बाद में अगर सच में आपके इस एग्जामिनेशन में सवालों सॉल्व नहीं हो रहे हैं और आपके पास समय बचेगा, तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी में इसी क्वेश्चन को आओगे जिस क्वेश्चन को आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, समझ रखा है और ऑलमोस्ट सॉल्व करने के कतार पे हो। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट अगर आपने कोई सिली मिस्टेक किया होगा, अगर आपने 2 into 3 5 लिख लिया होगा, तो इंस्टेंट आप इसको 5 बार भी चेक करो तो वो 2 into 3 5 ही दिखेगा और आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन थोड़े देर के बाद जब मार्क फॉर रिव्यू के 7-8 मिनट के बाद जब आप आओगे 3-4 और क्वेश्चन करके, तो वो वोलेटाइल मेमोरी से चला गया होगा। अब आपका जो एरर है वो आपके सामने पता चल जाएगा, ओ यही मैं मिस्टेक करा था, तो वो क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लॉस नहीं खाना चाहते हो तो ये कर सकते हो रास्ता, और अगर समय नहीं बचा तो अच्छा है ना, आप दूसरे क्वेश्चंस में इतने व्यस्त हो गए, मतलब आपने अच्छे खासे अटेम्प्ट्स लिए हैं, इसीलिए आपको टाइम नहीं मिला इस सवाल के लिए आने के लिए। तो जो भी हो पॉजिटिव, आपका ही फायदा। तो स्टक होकर निकलने के लिए मार्क फॉर रिव्यू को चुनो, काफी अच्छा मेथड होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉपर सीक्वेंस और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई साहब, प्रॉपर सीक्वेंस बड़ा सिंपल है। क्वांट में अगर सर खुद कह रहे हैं कि आप अटकोगे, तो अटकने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं अरिथमेटिक, क्योंकि डीआई आपको 1 मिनट में पता चल जाता है कि योर कप ऑफ टी और नॉट, आप उसको इंस्टेंट स्किप वगैरह कर सकते हो। लेकिन जो अरिथमेटिक का चीज होता है, वहां पे स्टक होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। और रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं स्टक होके, इंग्लिश के बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं देने वाला, यहां पे जो सबसे ज्यादा स्टक होने के चांसेस रहते हैं वो पजल्स में रहते हैं। तो भाई साहब आपने तो सर कहा कि स्टक तो होना ही है, मैं कैसे अवॉइड कर सकूं? अवॉइड नहीं, डिले करो। अगर आपको पता है कि आप अरिथमेटिक में स्टक होने वाले, तो मैं स्टार्टिंग में स्टक होकर पूरा अरिथमेटिक का पूरा क्वांट का सेक्शन ही क्यों 20 मिनट बर्बाद करूं? मैं स्टार्टिंग में जो मेरे स्पीड मैथ्स है उनको कर दूंगा, क्योंकि भाई साहब स्पीड मैथ में जो भी क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफिकेशन का, हार्डली बहुत हाई लेवल करके क्या करेगा वो, सर्ट्स और इंडिसेस दे देगा, फ्रैक्शन दे देगा, डेसिमल दे देगा, 1 मिनट की जगह 1.5 मिनट लग जाएगा। होगा तो स्टक मतलब क्या समझ रहे हो? आप 1.5 मिनट दे चुके और कुछ नतीजा 0, वैसा तो कभी नहीं होगा ना स्पीड मैथ में, कभी नहीं होगा। हाँ बात अलग है, रॉन्ग नंबर में स्टक हो सकते हो, जिसको मैं कभी भी स्पीड मैथ के अंडर कैलकुलेट करता ही नहीं, कंसिडर करता ही नहीं। मैं इन स्पीड मैथ्स में मिसिंग को कंसिडर करता हूं, क्वाड्रेटिक को कंसिडर करता हूं, और सिंप्लीफिकेशन यहां पे तो आपको अप्रोक्सीमेशन देखने के लिए अप्रोक्सीमेशन को। रॉन्ग नंबर है अगर, तो आप उसको थोड़ा लेट कीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी स्टक होने के चांसेस है, लेकिन वहां जल्दी निकला जा सकता है। अगर पैटर्न 30 सेकंड्स में डिकोड नहीं, आगे बढ़ो। इसके बाद आपको जाना है डीआई, क्योंकि डीआई आपको पता चल जाएगा कि डुएबल है या नहीं। क्वेश्चन का लेंथ देखना है, वेरिएबल क्या है देखना है, वो जो डीआई को डिकोड करने के लिए मुझे पूरे वैल्यूज निकालना पड़ेगा या वहीं से एडजस्ट किया जा सकता है, बार ग्राफ क्या है, इजी है या नहीं, ग्राफ डिकोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है क्या, तो सारे चीजें के बाद डीआई आपको पता चल जाएगा। तो इसको यहां बीच में रखेगा और अरिथमेटिक। लेकिन मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं खुद थोड़ा गेम चेंज करता हूं, आपको मैं ऑनेस्ट चीज कह रहा हूं, जिसके वजह से मेरे अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं। मुझे पता है कि अरिथमेटिक 3 किस्म के आते हैं, इजी आता है, मॉडरेट आता है, डिफिकल्ट आता है पीओ पेपर में, और मेरे अरिथमेटिक के साथ बॉन्डिंग अच्छा है, ये आपको भी पता है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे ये चीज मिल रहा है, मुझे पता है, तो मैं जब स्क्रीनिंग करता हूं तो आंखों से मुझे पता चल जाता है, मेरा प्रैक्टिस, आप अगर मॉक्स में प्रैक्टिस किए तो आपको पता चल जाएगा कि इजी अरिथमेटिक, डुएबल अरिथमेटिक कौन से है। अब पहले उनको हैंड पिक कर लेना, 3 से 4 अगर आपने अरिथमेटिक कर लिया, फिर अगर आप डीआई को आओगे और बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको ये प्रेशर रिलीज हो गया होगा, क्योंकि 12 4 15 16 मार्क आपने कर दिया, एक सेट डीआई के साथ 20 का आंकड़ा पार। फिर से जब वापस समय बचेगा अरिथमेटिक के पास जाओगे तो 25 प्लस तो हो ही जाएगा। ये बोलने के लिए आसान है, अगर आप सही डायरेक्शन पे करोगे तो ही होगा। रीजनिंग का बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई, पजल्स और अरेंजमेंट्स बाद में करने हैं। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना है? इनइक्वालिटी, हमेशा कहता हूं सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनमें से जो गुच्छा मिले पहले उनको लपेट लेना। फिर डायरेक्शन सेंस टेस्ट और ब्लड रिलेशन, इनमें जो मिले, ये 2 ही मिल सकते हैं, दोनों के दोनों,
वो लपेटना, और फिर पजल्स के बाद आसना, और जो एक मिसलेनियस है जहां पे वन लाइनर होते हैं, एक लाइन वाला कोडिंग डिकोडिंग होता है, एक लाइन वाला डिस्क्रिप्शन सेंसर्स होता है, एक लाइन वाला सजावट होता है, एक लाइन वाला वर्ड फॉर्मेशन, एक लाइन वाला जो आपका क्या होता है बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग, अल्फाबेट नंबर भावल चेंज वगैरह, उनको लास्ट में रखना। क्यों? मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि हमेशा ये पजल्स कंप्लीट करने के बाद आपका बहुत बार मॉक्स में ऐसा हुआ होगा कि आपका रीजनिंग का टाइमर लगभग ऑलमोस्ट खत्म है और 2 मिनट बचा है और 5 मार्क का एक स्ट्रेट पजल बचा है। अब आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि सबसे डिफिकल्ट वाला पजल ही आपने छोड़ा होगा लास्ट में, जो आपका जोन के बाहर होगा, कंफर्ट जोन से, और वो 2 मिनट में करना असंभव होगा। लेकिन अगर आपने इन मिसलेनियस को पहले अटेम्प्ट ना करके इनको मार्क फॉर रिव्यू करके रखा होगा, तो जब आपका लास्ट में 2 मिनट बचे हैं और इनमें से 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं, आप इन 2-3 क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। यही होता है इनका एडवांटेज। और अगर ये बाद में छूट भी जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं, सेम कंडीशन। क्यों? क्योंकि बाकियों में मैं इतना इन्वॉल्व रह गया, इतने अच्छे अच्छे अटेम्प्ट्स लिया हूं कि इसके पास वापस आने का समय ही नहीं बचा। तो ये है आपका रीजनिंग का सेक्शन का पूरा पेपर अटेंडिंग स्ट्रेटेजी। और अगर मैं लास्ट कहूं तो इंग्लिश के लिए मैं जो करता हूं आपको वो ही बता रहा हूं, एक बिलो एवरेज, मैं खुद को बिलो एवरेज कह रहा हूं, तो आपको भी इंसल्टिंग फील करने की कोई जरूरत नहीं है। जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है, आपके लिए कह रहा हूं। आप आरसी को सबसे लास्ट में रखिएगा। मैं तो जो करता हूं, सबसे पहले आप यहां से जाइएगा, जैसे कि एरर डिटेक्शन हो, क्लोज टेस्ट हो, व्हाट्सएप मिले तो भाई 1 नंबर पे लिख रहा हूं, वो मुझे पता नहीं, मेरा आजकल वो फेवरेट हो गया है पेपर में, मैं जाते ही कर लेता हूं, ठीक है, अगर कभी किया तो, क्योंकि वो मजेदार ऑप्शन पुट करके वो हो जाता है। पैरा जम्बलिंग में आप देखना कि अगर आपका BADC ऐसे करके एक मार्क के ऑप्शन वाइज हो, उनको सबसे पहले ऑप्शन से एलिमिनेट करके किया जा सकता है। उसके बाद बड़ा वाला पैराग्राफ अगर है, वो तो मैं, आप अगर बिलो एवरेज हो तो आपको थोड़ा रिस्क लेने के लिए नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि PO का पेपर है, थोड़ा अच्छा लेवल का वो देगा। तो ये दोनों सबसे लास्ट, जो 5 मार्क वाला पैराजम्बलिंग और RC, ये दोनों अगर आपके शिफ्ट में है तो इनको सबसे लास्ट में रखिए। उससे पहले आप जो भी सीक्वेंस में करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो ये था पूरा का पूरा इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी। कोई और पॉइंट मैंने छोड़ा तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, प्रॉपर सीक्वेंस, ये हमने कहा, सब कुछ मैंने आपको कहा। बस लास्ट चीज स्पीड और एक्यूरेसी के बारे में। PO का पेपर है, स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी मैटर करता है। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन में आपको कहूंगा, उससे ज्यादा मैं और आपको कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप 70 अटेम्प्ट कर रहे हो और आप 5 गलत कर रहे हो, उससे अच्छा आप 65 अटेम्प्ट करो और करेक्टली अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया हो, 5 क्वेश्चन गलत है तो 65 क्वेश्चंस करेक्ट मार्क के, 5 क्वेश्चन के गलत होने के 1.25 एक्स्ट्रा कट। तो यहां पे आपका जो मार्क होगा वो 63.75 हो जाएगा। अरे कहां गया, 63.75 हो जाएगा। लेकिन यहां पे जो मार्क है, हमने अगर 65 आउट ऑफ 65 करेक्ट किया तो ये आपको एक्स्ट्रा मतलब अच्छा मिलेगा। और नियम कहता है, मैं इसके बारे में कोई प्रूफ तो नहीं जानता, नॉर्मलाइजेशन पे भैया इसके बारे में कोई प्रूफ मत पूछना मुझे, मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जो देखा है, एक्यूरेसी का थोड़ा ज्यादा रोल रहता है, एक्यूरेसी में मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो प्लीज एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान रखिएगा, वो नॉर्मलाइजेशन में भी हेल्प करेगा। और आपको जो है कम समय में, अगर आप थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब यहां पे जब आप 65 क्वेश्चंस कर रहे हो और यहां 70 क्वेश्चन कर रहे हो, तो यहां पे आराम से कर रहे होगे ना, एरर फ्री कर रहे होगे। एक आध और एक्स्ट्रा अगर अटेम्प्ट कर लिया तो इससे तो फार ही बेटर हो। तो गलतियां कम से कम करने की कोशिश करना कल के पेपर में। तो बस यही कहना चाहता था। आज तक जो भी मेरे लास्ट मिनट टिप्स, मुझे लग रहा है कि आपको जो पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। अगर सेशन पसंद आया होगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और लास्ट चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आपका आखिरी दिन है, इसीलिए ये मैं चीज कह रहा हूं, नहीं तो नहीं कहता। आज 16 आपका लास्ट डेट है इस ऑफर को अवेल करने का। अगर आप फिजिकल नोट्स पाना चाहते हो, वो भी प्लस के प्राइस में, और वो भी आइकॉनिक का फीचर, क्योंकि आइकॉनिक में ही आपको फिजिकल नोट्स घर पे जाकर डिलीवर किए जाते हैं। तो आज आपका लास्ट डेट है, ले लीजिएगा सब्सक्रिप्शन के टाइम कोड लगा दीजिएगा CD लाइव, इससे आपको आपका मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो भी मिल जाएगा और बुक्स भी आपको घर तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो इससे आप इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेस है, उन सबको एक्सेस कर सकते हो। खासकर मेरे जो बैचेस है और फाउंडेशन बैचेस जो आने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। ऑल द बेस्ट कल के पेपर में, जबरदस्त कीजिएगा, काम और कूल रहिएगा। दैट्स इट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।